उसका बार बार जोड़ना नहीं भूलती। इसके अकॉर्डिंग जो लेखिका है महादेवी वर्मा इस पैराग्राफ में क्या बता रही हैं कि जो वो स्त्रियां हैं वो पानी भरने के लिए तालाब के किनारे जाती हैं, तालाब नहीं, वहां पे गंगा नदी है तो गंगा नदी के किनारे जाती हैं, तो सबसे पहले क्या करती हैं, हाथ मुंह अपना धो लेती हैं, तत्पश्चात अपने घड़े को भरती हैं। अब घड़ा भरने के बाद इंदुरी ठीक करती हैं। अब इंदुरी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, वहां पे जो सर पे रखने के लिए, जैसे कि घड़े को रखने के लिए किसी सहारे की जरूरत होती है, किसी भारी सामान को उठाते हुए किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा, तो जैसे कि कोई क्या करता है, बोरी का या फिर कोई कपड़े का कुछ बना के उसको सिर पर रखता है, उसके बाद उसके ऊपर से कोई सामान रखते हैं, तो वैसे ही उसी को ही इंदुरी कहा जाता है। इंदुरी का मतलब सहारा होता है, किसी चीज का सहारा। उस सहारे को ठीक करते हुए उस पर क्या करती हैं, घड़े को रखती हैं, और उसके पश्चात वह महादेवी वर्मा जी की ओर देखती हुई अपने कभी दुख भरी व्यथा से कभी सुख भरी व्यथा, मतलब अपने अपने अनुसार उनका जैसा जीवन दिनचर्या रहती है, दिनचर्या बीतती है, उसी के अनुसार वह क्या करती हैं, वो उनके सामने मुस्कुरा देती हैं। उनके और महादेवी वर्मा जी के बीच का अंतर उन्हें ज्ञात है। कौन सा अंतर, वह बहुत पढ़ी लिखी शिक्षित हैं और वह एक गांव की रहने वाली स्त्रियां हैं। यह मुस्कान ही जो है वह उन दोनों व्यक्तियों, कौन से दोनों व्यक्तियों, उन स्त्रियों और महादेवी वर्मा जी के बीच का सेतु है। सेतु मतलब पुल। क्लियर है ये पैराग्राफ? यस मैम। यस मैम। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ है नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा ये वाला पैराग्राफ है। ये इसके अकॉर्डिंग क्या बता रहे हैं, ग्वालों के बालक अपनी चरती हुई गायों भैंसों में से किसी एक को उस ओर बहकाते देखकर ही लकुटी लेकर दौड़ पड़ते। गड़ेरियों के बच्चे अपने झुंड की एक भी बकरी या भेड़ को उस ओर बढ़ते देखकर कान पकड़कर खींच ले जाते, और व्यर्थ दिन भर गिल्ली डंडा खेलने वाले निठल्ले लड़के भी बीच बीच में नजर बचाकर मेरा रुख देखना नहीं भूलते थे। इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग महादेवी वर्मा जी जो है वह बता रही हैं कि जो ग्वाले के बच्चे हैं वह क्या करते, अपनी गाय भैंस लेकर गंगा नदी के किनारे अपनी गायों को और भैंसों को चराने के लिए लेके जाते, लेकिन जिस तरफ से महादेवी वर्मा जी आती रहती, वह उनकी तरफ अगर गाय भैंस या बकरी उनकी तरफ मुड़ जाती तो वह लाठी का सहारा लेकर, लकुटी बोला बताया है ना, तो लकुटी का मतलब होता है लाठी, छड़ी, इन सभी चीजों का सहारा लेकर क्या करते, वह जो बच्चे हैं ग्वाले के बच्चे, वो उन गाय भैंसों को महादेवी वर्मा जी की तरफ जाने नहीं देते थे, पकड़कर दूसरी तरफ कान, जैसे बकरियां हैं बकरियों के कान पकड़कर दूसरी तरफ उनको कर देते। बीच बीच में वह इस तरह से कार्य करते कि उनकी नजर महादेवी वर्मा जी के ऊपर पड़ते रहती या महादेवी वर्मा जी उनको देखते रहती। वह उनको देखना बिल्कुल भी नहीं भूलते थे जब महादेवी वर्मा जी उनके गांव में आगमन करती थी। तो इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में बता रही हैं महादेवी वर्मा जी इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, उस
शहर में दूध बेचने जाते या लौटते हुए ग्वाले, किले में काम करने जाते या घर आते हुए मजदूर, नाव बांधते या खोलते हुए मलाह, कभी कभी चुनरी रंगाउस लाल मजीठी हो, गाते गाते मुझ पर दृष्टि पड़ते ही अचकचा कर चुप हो जाते। कुछ विशेष सभ्य होने का गर्व करने वालों को मुझे एक सलज नमस्कार भी प्राप्त हो जाता। इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग महादेवी वर्मा जी जो है वह बता रही हैं कि वहां पर जो दूध बेचने वाले जो ग्वाले हैं, वह किले में, गंगा नदी के किनारे एक किला है, ठीक है। आप जब भी प्रयाग जाएंगे तो वहां पे अकबर का बनवाया हुआ एक बहुत ही पुराना किला है। उस किले को अगर आप देखेंगे तो उस किले में ही वह मजदूर जो है वो काम करने के लिए जाते थे। और मजदूर बोलना चाहिए या ग्वाले, मजदूर ग्वाले काम करने के लिए जब जाते थे, या फिर वहां के जो मलाह किसे बोला जाता है, जो मछलियां पकड़ते हैं, ठीक है। तो मछलियां पकड़ने वाले मलाह कभी कभी गाना गाते हुए जाते, जिस गाने को इसमें बताया गया है, ये गाना है, ठीक है, चुनरी तरंगाउस लाल मजीठी हो। इस गाने को गाते रहते, लेकिन जैसे ही उनकी दृष्टि महादेवी वर्मा जी पर पड़ती, वह क्या हो जाते, अचानक ही चुप हो जाते। और कुछ विशेष सभ्य प्रकार का गर्व होने का आभास उन्हें कब होता, जब वह उन्हें नमस्कार करते, नमस्ते करते, तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता कि मैं उनमें विशिष्ट हूँ। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। Yes, इस ma'am. पैराग्राफ में बता रही है महादेवी वर्मा जी, कह नहीं सकती अब और कैसे मुझे उन बालकों को कुछ सिखाने का ध्यान आए, पर जब बिना कार्यकारिणी के निर्वाचन के, बिना पदाधिकारियों के चुनाव के, बिना भवन के, बिना चंदे की अपील के, और सारांश यह है कि बिना किसी चिर परिचित समारोह के मेरे विद्यार्थी पीपल के पेड़ की घनी छाया में मेरे चारों ओर एक हो गए, तब मैं बड़ी कठिनाई से गुरु के उपयुक्त गंभीरता का भार वहन कर सकी। इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग महादेवी वर्मा जी जो है वह बता रही हैं कि उनके अंदर बच्चों को कुछ सिखाने का भाव आया, लेकिन वहां पे बिना किसी संस्था, कार्यकारिणी का मतलब होता है किसी संस्था आदि का काम चलाने वाली या काम करने वाली समिति, अगर ये ना हो, या फिर कोई पदाधिकारियों का चुनाव ना हुआ हो, या फिर कोई स्कूल या भवन ना हो, किसी ने चंदा ना काटा हो, इन सभी के बिना भी, बिना किसी परिचय समारोह के भी, उनके जो विद्यार्थी जो है वह क्या करते, एक पीपल के पेड़ के नीचे आकर उनके चारों तरफ बैठ जाते। अब वह चारों तरफ जब बैठ जाते तो उन विद्यार्थी को कुछ सिखाने का भाव जो उनमें आता, वह मतलब बच्चों को जैसे किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त देने चाहती थी, तो उन शिक्षा देने के भाव को उन पर एक गंभीर भार वहन करना पड़ता। गुरु होना एक आसान कार्य नहीं होता है। गुरु का होना मतलब इस दुनिया का सबसे बड़ा कार्य है अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को शिक्षित करना, ठीक है। तो यह इसमें वही महादेवी वर्मा जी यही बता रही हैं। आगे बताती हैं, और वे जिज्ञासु कैसे थे, सो कैसे बताऊं, कुछ कानों में बालियां और हाथों में कड़े पहने, धुले कुर्ते और ऊंची धोती में नगर और ग्राम का सम्मिश्रण जान पड़ते थे। कुछ अपने बड़े भाई का पांव तक लंबा कुर्ता पहने खेत में डराने के लिए खड़े हुए नकली आदमी का स्मरण दिलाते थे। कुछ उभरी पसलियां, बड़े पेट और टेढ़ी दुर्लभ टांगों के कारण अनुमान से ही मनुष्य संतान की परिभाषा में आ सकते थे, और कुछ अपने दुर्लभ रूखे और मलिन मुखों की करुण सौम्यता और निष्प्रभ पीली आंखों में संसार भर की उपेक्षा बटोरे बैठे थे। पर घीसा उनसे अकेला ही रहा और आज भी मेरी स्मृति में अकेला ही आता था। इस पैराग्राफ में महादेवी वर्मा जी जो हैं वह अपने विद्यार्थियों के बारे में वर्णन करती हैं कि उनके विद्यार्थी किस तरह के थे। कुछ विद्यार्थी कैसे थे, अपने बड़े भाई या बड़े भाइयों का लंबा कुर्ता पहनकर वह पढ़ने के लिए आ जाया करते थे। कुछ ऊंची धोती पहन के, कुछ के कपड़े फटे हुए,
कुछ किसी के कानों में बालियां रहती थी, किसी के कुर्ते जो रहते थे वो घुटने तक चले जाते थे, घुटने से नीचे तक चले जाते थे, किसी की धोती मलिन रहती थी, किसी की साफ रहती थी। मलिन का मतलब गंदा, ठीक है। इन सभी तरह के वह अपने कपड़े पहनकर चले जाते थे। कुछ जो रहते थे, किसी की पसलियां, यहाँ पे पसलियां मतलब हड्डियां जो हैं, हड्डियां दिखती हैं, तो किसी की पसलियां दिखती थी, किसी के पेट और टेढ़ी दुर्लभ टांगों के कारण अनुमान से ही वह मनुष्य के संतान जाने जाए जाते थे। मतलब किसी का पेट निकला होता था, किसी की टांगे दुर्बल रहती थी, तो उस इन सभी चीजों को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि वह मनुष्य की ही संतान है, ठीक है। किसी के करुण मुख को देखकर भी ऐसा लगता था, पीली आंखों में संसार भर की उपेक्षा बटोरे रहते थे। पर जो घीसा नामक विद्यार्थी था, वह उन सभी से कैसा था, अलग था। उसकी स्मृति मतलब याद, उसकी स्मृति या फिर याददाश्त जो है वह उनके दिमाग से कभी नहीं निकलती। किसके दिमाग से? महादेवी वर्मा जी के दिमाग से। क्लियर है? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं महादेवी वर्मा जी? वह गोधली, ये वाला पैराग्राफ है। ये वह गोधली मुझे अब तक नहीं भूली। मैम बुक दिखाई नहीं दे रहा। अभी दिखाई देगा, अभी दिखा? नो मैम, ये वाला पैराग्राफ नहीं दिखाई दे नहीं रहा है? दिख रहा मैम, नहीं दिख रहा। किसी को भी नहीं? अभी नहीं दिख रहा है मैम। यहाँ से तो जा रहा है बेटा, किसी को नहीं दिखाई दे रहा है? मैम दिख रहा है। मैम दिख दिख रहा रहा है, है। दिख रहा है बेटा। देखिए, इस पैराग्राफ को मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। वह गोधली मुझे अब तक नहीं भूली, संध्या के लाल सुनहली आभा वाले उड़ते हुए दुकुल पर रात्रि ने मानो छिपकर अंजन की मूर्त चला दी थी। मेरे नाव वाला कुछ चिंतित सा लहरों की ओर देख रहा था। बूढ़ी भक्तिनी मेरी किताबें, कागज, कलम आदि संभाल कर नाव पर रख कर बढ़ते अंधकार पर खिजलाकर गुदगुदा रही थी। क्या मुझे कुछ सनकी बनाने वाले विधाता पर यह समझना कठिन था, बेचारी मेरे साथ रहते रहते 10 लंबे वर्ष काट आई है। नौकरानी से अपने आप को एक प्रकार की अभिभाविका मानने लगी थी। इस पैराग्राफ में जो महादेवी वर्मा जी जो हैं वह बता रहे हैं कि गोधली नामक कोई उनके साथ रहने वाली सेविका थी। वह क्या थी? संध्या के समय में जब महादेवी वर्मा जी जो हैं गंगा नदी को पार करके जाती, तो वो उनके सामान को लेकर नाव पर बैठ जाती और उनके सामान को एक तरफ कॉपी जैसे कि हम किसी के बोलते हैं, धीरे धीरे बोलते रहेंगे, अपने में ही बोलते रहेंगे, तो बुदबुदाना कहलाएगा। या फिर उनको
रहती थी, यह उनके लिए समझना कठिन रहता था। वो उनके साथ 10 साल से अत्यधिक समय काट चुकी थी। नौकरानी से ज्यादा वह अपने आप को अभिभावक, अभिभावक का मतलब जैसे हमारे माता पिता अभिभावक हैं, तो वही वो अपने आप को एक अभिभावक समझने लगी थी। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ ये वाला है, परंतु मेरी सनक का दुष्परिणाम सहने के अतिरिक्त उसे क्या मिला है। सहसा ममता से मेरा मन आया, परंतु नाव की ओर बढ़ते हुए मेरे पैर फैलते हुए अंधकार में से एक स्त्री मूर्ति को अपनी ओर आता देख ठिठक गए। सांवले कुछ लंबे से मुखड़े में पतले स्याह ओठ कुछ अधिक स्पष्ट हो रहे थे। आंखें छोटी पर व्यथा से आती। मलिन बिना किनारे की गाढ़ी की धोती ने उसके तल्लुका रहित अंगों को भली भांति ढक लिया था, परंतु तब भी शरीर की सुडौलता का आभास मिल रहा था। कंधे पर हाथ रखकर वह जिस दुर्बल अर्धनग्न बालक को अपने पैरों से चिपकाए हुए थे, उसे मैंने संध्या से छुटपुटे में ठीक से नहीं देखा। इस पैराग्राफ में महादेवी वर्मा जी जो हैं वह बता रही थी उनकी सनक जो है, सनक का मतलब वह अब जैसे नौकरानी उनको अपने आप को समझने लगी थी, तो उनकी सनक का दुष्परिणाम बहुत अतिरिक्त उनसे क्या मिला। उनकी सनक से अतिरिक्त उस नौकरानी को या जो उसके उनके साथ रहती थी गोदली, उसको महादेवी वर्मा जी से उसके सिवा और कुछ प्राप्त नहीं हुआ। सहसा मतलब अचानक ही, सहसा का मतलब अचानक उस मन में, उनके मन में ममता, उनका मन जो है ममता से भर गया। नाव की ओर वह अपने पैर या कदम बढ़ा ही रही थी कि फैलते हुए अंधकार में, मतलब अंधेरा होते जा रहा था और उस अंधेरे में उन्हें एक स्त्री के आने की आहट सुनाई दी। वह बहुत ही मतलब सांवली सी थी, उसका मुखड़ा बहुत पतला सा था, कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था अंधकार के कारण। ऐसा महादेवी वर्मा जी जो बता रही हैं। वह आगे मलिन बिना किसी किनारे की गाढ़ी धोती से उसके सल्लुका रहित अंगों को भली भांति ढक दिया था। मतलब उसने एक बहुत ही पुराना या फिर गंदा कपड़ा कहिए जो कि धोती के समान था, और धोती पे जैसे कि किनारे में धारदार बनी रहती है चौड़ी सी किनारी, वैसे ही किनारी उनके उस साड़ी में भी बनी हुई थी। किसी को कुछ पूछना है? वैसे ही किनारी उनके साड़ी में भी बनी हुई थी जैसे कि धोती में बनी रहती है, और उस धोती या साड़ी से वह अपने तन को पूरी तरह से ढके हुए थी, लेकिन तब भी उनकी शरीर बनावट है, मतलब शरीर की जो बनावट होती है वह फिर भी दिखाई दे रही थी कि वह बहुत ही पतली हैं, उनके हाथ पैर बहुत ही पतले पतले से हैं, और वह अपने से नन्हे बालक को, दुर्बल बालक को अर्धनग्न कपड़े में, मतलब आधे लेकर अपने साथ पैरों के पास बिठाकर रखी हुई थी, बिल्कुल चिपका के उसको अपने से। वह संध्या के कारण, मतलब रात्रि होने के कारण उन दोनों ही को ही माता और बालक को ठीक से देख नहीं पाई थी। इसके बाद लास्ट वाला जो पैराग्राफ है इसमें बता रही हैं महादेवी वर्मा जी, स्त्री ने रुक रुक कर कुछ शब्दों और कुछ संकेतों में जो कहा, उससे मैं केवल यह समझ सकी कि उसके पति नहीं है, दूसरों के घर लिपने पोतने का काम करने पर चली जाती है और उसके अकेला लड़का ऐसे ही घूमता रहता है। मैं इसे भी और बच्चों के साथ बैठने दिया करूं तो यह कुछ तो सीख सके। वह जो स्त्री है वह छोटे छोटे शब्दों में क्या कहती है? योगिता कुछ पूछना है क्या? नो मैम, वो कंफ्यूज हो गई। हाँ, तो स्त्री जो है वो
मतलब रुक रुक कर महादेवी वर्मा जी से कहती है, जिससे कि वह कहती है कि वह उसके पति नहीं है, वह दूसरों के घर में जा जाकर झाड़ू पोछा करने का काम या लिपाई पुताई का काम कर लिया करती है, और अपने इकलौते छोटे से बालक को ऐसे ही अकेले छोड़ दिया करती है, जिससे वह पूरे गांव में घूमता रहता है। लेकिन वह महादेवी वर्मा जी से रिक्वेस्ट करती है, आग्रह करती है कि वह उसे भी अपने साथ अन्य बालकों के साथ बिठा ले, जिससे वह कुछ तो सीख जाएगा। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पैराग्राफ। क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसलिए कल तक शायद चले। ठीक है, तो पढ़ेंगे। ये वाला पैराग्राफ जो हमारा है, इस पैराग्राफ को, ठीक है। इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग क्या बता रही है महादेवी वर्मा जी? दूसरे इतवार को मैंने उसे सबसे पीछे अकेले एक और दुबक कर बैठे हुए देखा। पक्का रंग पर गठन में विशेष सुडौल, मलिन मुख जिसमें दो पीली पर श्वेत आंखें जड़ी सी जान पड़ती थी, कसकर बंद किए हुए पतले होठों की दृढ़ता और सिर पर खड़े हुए छोटे छोटे रूखे बालों की उग्रता उसके मुख की संकोच भरी कोमलता से विद्रोह कर रही थी। उभरी हड्डियों वाली गर्दन को संभाले हुए झुके कंधों से ही मटमैली हथेलियों और टेढ़े मेढ़े कटे हुए नाखूनों युक्त हाथों वाली पतली बाहें ऐसी झूलती थी जैसे रहने उस लचीले शरीर में पड़ते थे। बस ऐसा ही था वह, न नाम में कवित्व की गुंजाइश न शरीर। इस पैराग्राफ में महादेवी वर्मा जी जो हैं, वह जो बालक घीसा है, घीसा के बारे में वर्णन कर रही हैं कि उसका शरीर किस तरह का है। उसका शरीर जो है विशेष सुडौल है, मतलब उसका रंग पक्का गहरा है, और उसके शरीर की बनावट जो है, उसके आंखों में मतलब उसके शरीर में दो पीली श्वेत आंखें जड़ी हुई हैं। उसके जो होठ हैं उसने कस के दोनों तरफ से दांतों में दबा रखे हैं, और छोटे छोटे उसके बाल जो हैं, मुख जो है बहुत ही कोमल सा है, लेकिन विद्रोह कर रहा है। विद्रोह कर रहा है का मतलब किसी शैतानी की तरफ उसका ध्यान जा रहा है। तो उसकी जो हड्डियां हैं, गर्दन की हड्डियां, वह उभरी हुई है, मतलब गर्दन की हड्डियां जो दिखती हैं वो उभरी हुई हैं। कंधे में रक्तहीन मटमैली हथेलियों, अब कंधे से जो हाथ जुड़े होते हैं वो उसके हाथ कैसे हैं? मटमैले हैं। टेढ़े मेढ़े कटे हुए नाखून हैं उसकी दो बाहें, पतली पतली बाहें ऐसी झूलती हैं, ऐसे झूलती हुई प्रतीत हो रही हैं जैसे ड्रामा में भगवान विष्णु की हाथें झूलते रहती हैं। वैसे निरंतर मतलब हमेशा दौड़ते रहने के कारण उसका शरीर जो है विशेष रूप से पुष्ट जान पड़ता है, मतलब निर्बल सा जान पड़ता है। बस ऐसा ही था वह, ना नाम में किसी कवित्व की गुंजाइश थी, ना ही नाम ही उसका समझ आता था, और ना ही उसका शरीर। घीसा अगर बोला जाए किसी का, व्यक्ति का नाम है, तो क्या कहेंगे ये घीसा क्या है, किसी चीज को घिस रहे हैं क्या, उसी टाइप में। ना ही उसका नाम में कोई गुंजाइश थी, ना ही उसके शरीर में। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में महादेवी वर्मा जी जो है वो बता रही हैं, पर उसकी सचेत आंखों में न जाने कौन सी जिज्ञासा भरी थी। वे निरंतर घड़ी की तरह खुली मेरे मुख पर टिकी ही रहती थी, मानो मेरी सारी विद्या बुद्धि को सीख लेना ही उसका ध्येय था। उसकी जो आंखें थी वो बहुत ही जिज्ञासा से भरी हुई थी, उसे सारी चीजों को जानने की इच्छा थी।
जैसे कि आप लोग को कोई कोई क्वेश्चन रहता है ना, सिर्फ आप लोग को कोई कोई क्वेश्चन रहता है, पर उसके में बहुत, उसके आंखों में, उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन रहते थे। वह महादेवी वर्मा जी से सभी चीजों को जानने लेने का इच्छुक था, मतलब उनकी सारी विद्याओं को सीखने में उसकी बहुत ही अत्यधिक रुचि थी। आगे के पैराग्राफ में महादेवी वर्मा जी जो है वो क्या बता रही हैं, नेक्स्ट ये पैराग्राफ पढ़ेंगे हम। लड़के उससे कुछ खींचे खींचे से रहते थे, इसलिए नहीं कि वह कोरी था, वरन इसलिए कि किसी की माँ, किसी की नानी, किसी की बुआ आदि ने घिसा से दूर रहने की नितांत आवश्यकता उन्हें कान पकड़ पकड़ कर समझा दी थी। यह भी उन्होंने बताया और बताया घिसा के सबसे अधिक कुरूप नाम का रहस्य। बाप तो जन्म से पहले ही नहीं रहा और घर में कोई देखने भालने वाला न होने के कारण माँ ने उसे बंदरिया के बच्चे के समान चिपकाए फिरती थी। उसे और एक और लिपटाकर जब वह मजदूरी के काम में लग जाती थी, तब पेट के बल घिसट घिसट कर बालक संसार के प्रथम अनुभव के साथ साथ इस नाम की योग्यता को भी सार्थक कर जाता था। वह जो बालक है, इसके बारे में महादेवी वर्मा जी जो लिख रही हैं कि गांव के जो बच्चे थे, उसे किसी की नानी ने, किसी की दादी ने, किसी की मम्मी पापा, इन सभी लोगों ने उससे दूर रहने के लिए कहा था कि घिसा से हमेशा दूर रहना। उन्हें यह बात समझा दी गई थी गांव के सभी बच्चों को। और यह भी बताया गया है कि घिसा सबसे अधिक, घिसा का जो नाम है वह उसका कुरूप रहस्य उसको बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जन्म से पहले ही बाप जो है, मतलब उसके जो पिताजी जो हैं, वह जन्म से पहले ही क्या हो गए थे, चले गए थे। और उसकी माँ जो है, घिसा की माँ, जैसे बंदर के बच्चे, बंदरिया या बंदर जो भी है, वह अपने बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं तो अपने से चिपकाए रखते हैं। ठीक उसी प्रकार घिसा की माँ भी उसे अपने से चिपका कर हमेशा रखती थी। और जब वह काम पर जाती और मजदूरी करती तो उसे एक जगह बैठा देती थी। और वह बच्चा घिसा क्या करता कि जैसे बच्चे, जो छोटे बच्चे रहते हैं, उन्हें अगर कहीं एक जगह पे बैठा दिया जाए तो वो क्या करते हैं, घिसट घिसट कर आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। तो वह भी क्या करता, घिसट घिसट कर आगे की ओर बढ़ता और संसार का प्रथम अनुभव करता। तो वह अपने इस घिसट घिसट के चलने के कारण अपने नाम को वह सार्थक करता था। क्लियर है इतना? यस मैम। यस मैम। आगे जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसमें महादेवी वर्मा जी जो है वो क्या बता रही हैं, फिर धीरे धीरे अन्य स्त्रियां भी मुझे आते जाते रोककर अनेक प्रकार की भाव भंगिमा के साथ एक विचित्र सांकेतिक भाषा में घिसा की जन्मजात अयोग्यता का परिचय देने लगी। क्रमशः मैंने उनके नाम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जाना। वहां पर महादेवी वर्मा जी जो है वह अन्य बालकों को पढ़ाती थी, अब घिसा को भी पढ़ाने लगी। तो घिसा को पढ़ाने के कारण वो अन्य बालकों की माताएं और दादी जो भी लोग हैं, वह महादेवी वर्मा जी को बुला बुलाकर इशारों में उन्हें घिसा के जन्म के बारे में उनको अलग अलग प्रकार से बताते थे कि वह ऐसा है, वह वैसा है। उसके जन्म की बातें बताने लगे, उसकी अयोग्यता का परिचय देने लगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, ये वाला पैराग्राफ, उसका बाप बड़ा ही अभिमानी था और भला आदमी बनने का इच्छुक। दलिया आदि बुनने का काम छोड़कर वह थोड़ी बढ़ईगिरी सीख आया। और केवल इतना ही नहीं, एक दिन चुपचाप दूसरे गांव में युवती वधू लाकर उसने अपने गांव की सब सजातीय सुंदरी बालिकाओं को उपचित और उनके योग्य माता पिता को निराश कर डाला। मनुष्य इतना अन्याय सह सकता है, परंतु ऐसे अवसर पर भगवान की असहिष्णुता प्रसिद्ध ही है। इसी से जब गांव के चौखट
किवाड़ बनाकर और ठाकुरों के घरों में सफेदी करके उसने कुछ ठाट बाट से रहना आरंभ किया, तब अचानक हैजे के बहाने वह वहां बुला लिया गया जहां ना जाने का बहाना, ना उसकी बुद्धि सोच सकी, ना अभिमान। इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग महादेवी वर्मा जी जो हैं वह बता रही हैं कि वहां के लोगों ने उन्हें क्या बताया कि बाप जो था वह बहुत ही अभिमानी था। अभिमानी मतलब जैसे किसी को किसी चीज का अभिमान हो जाता है, घमंड, ठीक है। लेकिन घमंडी था, लेकिन वह हमेशा भला बनने का इच्छुक था। उसकी इच्छा हमेशा भला बनने की थी। वह डलिया, जो डाली होती है, उसे बनाने का कार्य करता था, बुनने का कार्य करता था। थोड़ी बढ़ईगिरी भी सीख गया था। थोड़ी सी वह बढ़ईगिरी मतलब लकड़ियां से जो सामान बनती है, लकड़ियों से वह उन सामानों को बनाना जानता था। केवल इतना ही नहीं, वह एक दिन चुपचाप क्या कर लिया, किसी अन्य गांव के दूसरी जाति की बालिका से विवाह करके उसे अपने गांव में लेके आया और अपने माता पिता को वह निराश कर दिया और अन्य बालिकाओं के माता पिता को भी निराश कर दिया। मनुष्य जो है वह इतना तो अन्याय सह सकता है। इसी के बाद जब गांव के चौखट किवाड़ बनाकर और ठाकुरों के घरों में सफेदी करके उसने कुछ ठाट बाट से रहना आरंभ किया, इसके बाद जब वह विवाह करके उस स्त्री को लेकर आया तो वह क्या किया, गांव में ही, उसी गांव में एक छोटा सा घर बनाकर और किवाड़ लगाकर उसमें ठाकुरों के समान घर में सफेदी करके ठाट बाट से रहने लगा। अब वहां पे क्या हुआ कि अचानक उससे एक दिन किसी ने बुलावा दे दिया। हैजा फैलने, हैजा एक बीमारी होती है, तो हैजा फैलने की बीमारी का बुलावा उसे आ गया कि यहाँ पे बहुत ज्यादा हैजा फैल गया है। अब उसका जो अभिमान था वह भी कार्य नहीं किया, उसकी बुद्धि भी कार्य नहीं की और वहां से छोड़ छाड़ के सब कुछ छोड़ के अपनी गर्भवती स्त्री को छोड़ के चले गया। बिना सबर ताल के आंसू गिराकर, बाल खोलकर, चूड़ियां फोड़कर और बिना किनारे की धोती पहनकर जब उसने बड़े घर की विधवा का स्वांग भरना आरंभ किया, तब तो सारा समाज क्षोभ के समुद्र में डूबने उतरने लगा। उस पर घिसा बाप के मरने के बाद हुआ। वह जो स्त्री थी वह कैसे करने लगी, बड़े घर की जो स्त्रियां थी चूड़ी उड़ी अपना फोड़ के और बाल खोल के एक सफेद रंग के कपड़े पहन लेती हैं, ठीक उसी तरह से घिसा की माँ भी उसी तरह से स्वांग करने लगी। लोगों की नजरों में वह स्वांग कर रही थी, ऐसा बताया गया है इसमें। ठीक इसी के पश्चात जब वह घिसा का पिता वहां से यह छोड़कर चले गया तो क्या हुआ, घिसा पैदा हुआ, घिसा का बर्थ हुआ, ठीक है। घिसा के बाप के मरने के बाद हुआ तो वास्तव में 6 महीने बाद। वह पिता के अपने 6 महीने मतलब पिता के मरने के 6 महीने के पश्चात पैदा हुआ, परंतु उस समय के संबंध में क्या कहा जाए, जिसका कभी एक क्षण वर्ष बीतता और कभी एक वर्ष क्षण हो जाता। उस समय का जो संबंध था, उस समय एक वर्ष भी एक क्षण के समान हुआ करता था। इसी से यदि वह 6 मास का समय रबर की तरह खींचकर 1 साल की अवधि तक पहुंच गया तो इसमें गांव वाले का क्या दोष। क्लियर है, किसी को कोई डाउट है? आगे का कल पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पैराग्राफ से कल पढ़ेंगे।